अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मैट पिल। आज हम लोग अपने बायोमोलिक्यूल्स के लिपिड्स का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स हमारे पास जो टर्म बताई है वो बताई है ब्लूर ने 1943 में। और ये बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है और ये हमारे पास पाए जाते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। जो हमारे पास लिपिड्स हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं बट वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। अब इसका रीजन क्या है? देखो, हमारे पास जो लिपिड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और हमारे पास जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो भी नॉन पोलर होते हैं। और हमें पता है लाइक डिजॉल्व लाइक, तो हमारे पास वो अच्छे से सॉल्युबल हो सकते हैं लिपिड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और हमारे पास इसमें एग्जाम्पल आ जाती है ईथर की, अल्कोहल की। बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते क्या हैं जिसमें हमारे पास कार्बन ग्रुप मौजूद हो। बाकी हमारे पास जो वाटर है वो हमारे पास पोलर होता है, लिपिड नॉन पोलर है, तो दोनों हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं। बाकी इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमारे पास मोस्टली हर बायोमोलिक्यूल्स में होते ही हैं, बट हमारे पास इसमें डिफरेंस क्या है? अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करें तो इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत कम होता है। जैसे हम लोग एक कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल ले लेते हैं C6H12O6 जो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। उसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन और कार्बन का जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सेम थी, यानी C6H12O6, यानी हमारे पास कार्बन भी 6 था और ऑक्सीजन भी 6 था। बट इसमें हमारे पास ये दोनों सेम नहीं होते। दूसरी बात ये हो गई, पहली बात ये हो गई कि हमारे पास ऑक्सीजन कम है। दूसरा हमारे पास ये है कि हाइड्रोजन और कार्बन का कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है स्टेरिन, जिसमें हमारे पास कार्बन 57 है, हाइड्रोजन 110 है और ऑक्सीजन 6 है। ऑक्सीजन देख सकते कितनी कम है और हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा है। अब इसी वजह से हमारे पास इसकी जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले ये ज़्यादा प्रोवाइड करता है। बेशक हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है वो होते हैं लिपिड्स। इसके अलावा अब हम लोग इसके टाइप्स देख लेंगे लिपिड्स के। सबसे पहला टाइप आ जाता है असाइल ग्लिसरॉल, जो कि हमारे पास फैट्स और ऑयल्स होते हैं। असाइल ग्लिसरॉल हमारे पास बनते कैसे हैं? हमारे पास ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है और फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होता है। इन दोनों के जुड़ने से असाइल ग्लिसरॉल बनते हैं। और ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है, जो हमारे पास ये दोनों ज्वाइन होते हैं, जिससे वो कंडेंसेशन है, जिसमें हमारे पास वाटर के रिमूवल से हमारे पास बॉन्ड बनता है। और जो बॉन्ड बनता है हमारे पास वो है ईस्टर बॉन्ड, इसीलिए हम लोग इस कंडेंसेशन प्रोसेस को ईस्टेरिफिकेशन भी बोल रहे हैं। इसमें ईस्टर बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? ईस्टर ग्रुप होता है हमारे पास विच इज COO और R, ठीक है। यानी हमारे पास इसमें 2 रेडिकल होते हैं और 2 ऑक्सीजन होते हैं और 1 कार्बन होता है। तो जब हमारे पास इनके बॉन्ड्स बनते हैं ना ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का जो है वो मॉलिक्यूल दिखता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होते क्या हैं। तो ग्लिसरॉल हमारे पास क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का क्या मतलब है? हमारे पास इसमें OH ग्रुप मौजूद होगा। जब भी आप किसी भी नाम में ओल देखो तो आप समझ जाओ कि उसमें हमारे पास अल्कोहल मौजूद होगा। बाकी इसमें हमारे पास होते हैं 3 कार्बन और ईच कार्बन में हमारे पास जो है वो लगा हुआ होता है OH ग्रुप। यानी हमारे पास इसमें 3 कार्बन और 3 जो है वो OH ग्रुप मौजूद होते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है फैटी एसिड्स। अब हमारे पास क्या होता है वो देख लेते हैं। फैटी एसिड्स क्या होता है हमारे पास वो देख लेते हैं। तो फैटी एसिड्स हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी हमारे पास इसमें बहुत सारे कार्बन मौजूद होंगे, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसमें लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट चेन मौजूद होती है। और हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, यानी COOH ग्रुप। तो हमारे पास असाइल ग्लिसरॉल में होता क्या है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के मिलने से बनता है और हमारे पास इसको ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं। बट हमारे पास जो फैटी एसिड्स होते हैं वो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, और ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल होता है। ये हमारे पास न्यूट्रल नेचर के होते हैं, यानी इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। और जो इसका हमारे पास OH ग्रुप होता है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होता, यानी हमारे पास इसमें कोई रिएक्शन हुआ होता है। और वो रिएक्शन है हमारे पास कंडेंसेशन, यानी बॉन्ड बनाने में ही मदद कर रहा होता है OH। किस तरीके से हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि ग्लिसरॉल जो होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन है और ईच कार्बन में OH होता है, तो ये भी यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से मैंने बताया था फैटी एसिड्स में हमारे पास होते हैं लॉन्ग जो है वो हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर भी मौजूद है। और COOH ग्रुप तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर 3 फैटी एसिड्स हम लोगों ने लिया
और एक इस तरीके का ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आ गया। और हमारे पास इसमें तीनों OH ग्रुप जो होंगे वो कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएंगे, यानी हमारे पास ग्लिसरॉल का एक OH एक हमारे पास फैटी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, फिर दूसरा OH जो है हमारे पास दूसरे फैटी एसिड के साथ, और तीसरा जो है वो तीसरे फैटी एसिड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा। होगा कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास फैटी एसिड का, उसका OH ग्रुप, और हमारे पास जो ग्लिसरॉल है उसका हाइड्रोजन ग्रुप, दोनों मिलेंगे, वाटर बनेगा और वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, कार्बन और इधर ऑक्सीजन, ये दो आपस में बॉन्ड बना देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, कुछ इस तरीके से। और अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो आपको एक ईस्टर बना हुआ दिखेगा, यानी यहाँ पर कार्बन चेन, ये एक रेडिकल है, इधर भी हमारे पास ये एक रेडिकल है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन है, यानी यहाँ पर ईस्टर्स जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं। असाइल ग्लिसरॉल जो है वो हमारे पास फर्दर दो टाइप्स में जो है वो डिवाइडेड होते हैं, विच इज सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल जिसमें फैट्स आ जाते हैं, और दूसरे हमारे पास अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल जिसमें ऑयल्स आ जाते हैं। दोनों को अगर कंपेयर करके बताऊं तो सैचुरेटेड में हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता कार्बन कार्बन के बिटवीन, यानी हमारे पास कार्बन कार्बन के बिटवीन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता। यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो एक एग्जाम्पल दी हुई है स्टेरिक एसिड की। बाकी हमारे पास जो रूम टेम्परेचर है उसमें सॉलिड होता है, जैसे हमारे पास बटर की एग्जाम्पल ले लो तो वो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। इसी तरीके से फैट्स हमारे पास जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे जो है वो सॉलिड होते हैं। और जो फैट्स हैं वो हमारे पास मोस्टली एनिमल्स में पाए जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें अनसैचुरेटेड की तो इसमें होते हैं हमारे पास डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बिटवीन जो होंगे वो हमारे पास दो बॉन्ड होंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं कार्बन कार्बन के बिटवीन दो बॉन्ड, इधर भी हमारे पास कार्बन कार्बन के बिटवीन दो बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब एक या एक से ज्यादा अगर हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद होंगे तो वो होगा हमारे पास अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, और ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड होता है। जैसे ऑलिव ऑयल की एग्जाम्पल ले लो, मोस्टली जो होते हैं वो हमारे पास ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ गई लिनोलिक एसिड की। अब जो मैंने आप लोगों को दो एग्जाम्पल्स दिखाई हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स में यानी स्टेरिक एसिड और लिनोलिक एसिड में हमारे पास 18 कार्बन ही होते हैं और 2 ऑक्सीजन ही होते हैं। बट हमारे पास फर्क क्या आ जाता है कि हमारे पास बॉन्ड इसमें जो है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बिटवीन, और इधर जो है वो डबल डबल बॉन्ड है कार्बन के बिटवीन। अब क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है यानी एक हमारे पास बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन जो बना रहा था वो नहीं बनाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो है वो कम होते हैं। असाइल ग्लिसरॉल की अगर एनर्जी वैल्यू की बात करें तो हमारे पास इसकी एनर्जी जो है वो काफ़ी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, और हमारे पास इसकी जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले जो है वो ट्वाइस होती है, यानी 2 गुना ज़्यादा होती है। जैसे अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट 50 एनर्जी दे रहा था तो हमारे पास जो असाइल ग्लिसरॉल है वो 100 एनर्जी देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 16 kg ऑफ फैट, एक एवरेज बॉडी में हमारे पास 16 kg ऑफ फैट होता है, और वो हमारे पास कितनी एनर्जी दे रहा है तो वो दे रहा है 144 एक्सपोनेंट 3 किलो कैल एनर्जी, यानी इन मिलियंस हमारे पास जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी जो है वो एनर्जी सोर्स होती है। उसके अलावा अगर हम लोग दूसरी टाइप देखें तो वो है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड के पास भी हमारे पास ग्लिसरॉल होता है और फैटी एसिड्स होते हैं, बट हमारे पास जैसे असाइल ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड थे तो यहाँ पर जो है वो 2 फैटी एसिड है, और जो एक फैटी एसिड है उसकी जगह हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप और कोलिन ग्रुप आ गया। फॉस्फोलिपिड के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें होता है हमारे पास एक हाइड्रोफोबिक टेल और एक हाइड्रोफिलिक हेड। अब इन दोनों का क्या डिफरेंस है कि हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो बेसिकली फैटी एसिड्स जो होते हैं वो बना रहे होते हैं हमारे पास, जो फॉस्फोलिपिड में मौजूद होते हैं, जो कि वाटर रिपेलिंग होते हैं यानी पानी को पसंद नहीं करते। जबकि हमारे पास हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो ग्रुप में हमारे पास फॉस्फेट और कोलिन मौजूद थे जो कि वाटर लविंग होते हैं, और फैटी एसिड्स क्योंकि हमारे पास नॉन पोलर नेचर के होते हैं तो वो वाटर रिपेलिंग है यानी वाटर को पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। अब इसका जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर, देखो इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल होता है, और दूसरी हमारे पास कौन सी चीज़ आ गई, फॉस्फेट और कोलिन। फॉस्फेट और कोलिन हमारे पास इस तरीके से हेड बना रही होती है, फैटी एसिड्स जो है वो हमारे पास टेल बना रहे होते हैं, और ग्लिसरॉल हमारे पास मिड में होता है।
ये हेड जो कि हमारे पास कोलिन और फॉस्फेट बना रहे हैं, तो ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल जो कि हमारे पास फैटी एसिड्स बना रहे हैं, तो ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक होती है। फंक्शंस को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड जो मेनली पाया जाता है ना, वो होता है सेल की मेम्ब्रेन पे। जो सेल हमारे पास होता है और उसकी सराउंडिंग्स जो बना रहा होता है ना, वो सेल मेम्ब्रेन होता है। मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगी। और हमारे पास ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल की परमेबिलिटी कंट्रोल करती है, यानी कौन सी चीज सेल के अंदर आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। और हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस भी, यानी अगर कोई चीज आ रही है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर किस तरीके से होगी वो भी देख रही होती है। अगर डायग्राम में हम लोग देखें, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। इधर ये वाली जो लेयर है हमारे पास सबसे ऊपर जो इसके सराउंडिंग में है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये जो डार्क ब्लू कलर की है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनी हुई होती है मेनली फॉस्फोलिपिड की, यानी हमारे पास मोस्टली जो होते हैं इसमें फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन और दूसरे ग्रुप मौजूद होते हैं, बट मोस्टली जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसका थोड़ा जो है वो जूम इन स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो ये एक फॉस्फोलिपिड ऊपर की तरफ और एक फॉस्फोलिपिड नीचे की तरफ मौजूद होता है। ये एकदम आमने सामने जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये बाय लेयर बना रहे होते हैं, यानी एक लेयर ये और एक लेयर हमारे पास ये बना रहा होता है। अब जो हाइड्रोफोबिक हेड है वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पाया जाता है। इसकी वजह ये भी है क्योंकि सेल के अंदर का जो हमारे पास फ्लूइड होता है वो पोलर नेचर का होता है, और जो हमारे पास हेड है वो भी हमारे पास पोलर नेचर का होता है, और ये हमारे पास अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास सेल के बाहर भी जो है वो फ्लूइड हमारे पास पोलर नेचर का होता है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर जो हेड है वो अच्छे से इधर भी इंटरेक्ट कर सकता है। इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे पास जो ये बाय लेयर बन रही होती है, तो एक फॉस्फोलिपिड का हेड दूसरे की टेल के साथ अगर लगा हुआ होगा तो वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमारे पास ये इस तरीके से अरेंज होता है कि टेल और टेल आपस में इंटरेक्ट कर रही होती है, और हेड जो है वो हमारे पास बाहर की तरफ या अंदर की तरफ होते हैं, जहां पर हमारे पास फ्लूइड नेचर मौजूद होता है। तो ये था हमारे पास लिपिड का पार्ट 1। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।